हाय दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मशीन के बेसिक्स कवर किए कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे कि मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड हैं। तो मैं आपको दो कैटेगरी ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तो मटेरियल्स का बेसिक नॉलेज और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेसिक नॉलेज। फिर उसके बाद हमने कवर किया मैग्नेटिक सर्किट, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। अब हम लास्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं जो मशीन में ही नहीं पावर सिस्टम में भी आपके लिए काम आएगा। तो लास्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम जो है ना कैलकुलेशन में हमें हेल्प आउट करता है। अब ये पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, देखो जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टडी करेंगे, चाहे मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, चाहे कोई भी सिस्टम हो, जब कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको देखने मिलती हैं, ये बताओ मुझे। क्वांटिटीज क्या क्या आएंगी? एसी में बताना, डीसी में एज सच पर यूनिट सिस्टम का ज्यादा रोल नहीं है। एक तो आएगी वोल्टेज, ठीक है, दूसरा आ जाएगा अपना करंट, तीसरा आ जाएगा अपना इम्पीडेंस, ठीक है, चौथा आ जाता है पावर। ये चार क्वांटिटीज हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जनरली हम यूज करते हैं। और पावर में भी मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स पावर की, यानी कि S इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, और इंपिडेंस में Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, ठीक है। वोल्टेज में V एंगल डेल्टा, I एंगल पाई, इस तरह सोचो। यानी देखो अगर ध्यान से देखोगे, मैंने वोल्टेज करंट तो पोलर फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इंपिडेंस और पावर भी हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यानी जब एसी की बात करते हो, चार कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं डील करने वाला हूं, वोल्टेज, करंट, इंपिडेंस और पावर। अब क्या होता है, सभी की यूनिट अलग अलग है। जैसे वोल्टेज वोल्ट या किलो वोल्ट में गिवन होगा, करंट एम्पियर या किलो एम्पियर में चलेगा, इंपिडेंस ओम्स में आ जाएगा, पावर वॉट, किलोवाट, मेगावाट, इन सब चीजों में चलने वाली है। तो अब क्या होता है कि हर एक के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। किसी का मैग्नीट्यूड 10 की पावर 3 में चल रहा है तो किसी का मैग्नीट्यूड 10 की पावर 6 में चल रहा है। इस कारण से क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज से डील करना इतना सिंपल नहीं होता है। इसीलिए हम पर यूनिट सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, जहां हर क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देते हैं ताकि उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखना। डिफरेंट क्वांटिटीज in an electrical system, different quantities in an electrical system have different magnitudes, and it is complicated while dealing with such values, so we introduce per unit system where we divide each quantity by a certain number which has the same unit as the actual value, to bring down magnitude
to bring down magnitude of any quantity. Magnitude of any quantity. तो देखो, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे कहते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू क्या है? द डिवीजन फैक्टर टू बी यूज्ड। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वांटिटी की? इट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। ठीक है भाई। अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू की यूनिट सेम होती है, इसीलिए पर यूनिट क्वांटिटीज आर ऑलवेज यूनिटलेस। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखना, द यूनिट ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड बेस वैल्यू, द यूनिट of actual value and base value is same and hence per unit quantities are unitless। अब देखो, जैसे अपने पास एक्चुअल क्वांटिटीज 4 हैं, वोल्टेज, करंट, पावर, इंपिडेंस, ऐसे ही 4 बेस वैल्यूज की मुझे जरूरत पड़ेगी, एक वोल्टेज के लिए, एक करंट के लिए, एक पावर के लिए और एक इंपिडेंस के लिए। तो जब हम बेस वैल्यूज की बात करेंगे तो क्या क्या बेस वैल्यूज आएंगी मेरे पास? V बेस, I बेस, S बेस और Z बेस, ये 4 आएंगी। लेकिन अब देखो, ऐसा नहीं होता अपनी मर्जी से चारों बेस वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ज्यादातर बेस वैल्यू वही ली जाती है जो सिस्टम की रेटेड वैल्यू होती है। जैसे क्या होता है, मान लो कि हमने कोई मोटर खरीदी, तो मोटर की ना एक रेटेड स्पीड दे रखी होगी, भाई 500 आरपीएम पे चलती है, 220 वोल्ट पे चलेगी, इतने एम्पियर करंट ड्रॉ करेगी। ये मोटर के ऊपर लिखा होता है, उसको बोलते हैं नेम प्लेट रेटिंग, क्योंकि एक प्लेट लगी होती है हर मशीन के ऊपर जिसपे ये सारा डेटा हमें मेंशन्ड होता है। हर सिस्टम की एक रेटिंग होती है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन लेते हो, मोबाइल फोन में आपकी बैटरी की एक रेटिंग होती है ना कि 4000 मिली एम्पियर आर, 6000 मिली एम्पियर आर। ठीक है, उसकी करंट रेटिंग भी होती है, उसकी वोल्टेज रेटिंग भी होती है। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आइडियली इस सिस्टम को इतनी वैल्यूज पे ऑपरेट करना चाहिए ताकि इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहे। अगर उसके अलावा अदर वैल्यूज पे चलाते हो तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं रहती, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, इसलिए रेटेड गिवन होती है। अब क्या होता है, जैसा मैंने बोला, अपनी मर्जी से चारों वैल्यू एज्यूम नहीं करोगे, इसमें से 2 वैल्यू हम एज्यूम करते हैं और बाकी 2 वैल्यू हमेशा डिराइव करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट लिखना। generally base value is taken as rated value of a system. Base value is taken as rated value of a system, and out of 4 base values, only 2 are assumed. Out of 4 base values, only 2 are assumed and other 2 are computed. ठीक है, तो जनरली जो नोन होती है ना बेस वैल्यूज, नोन बेस वैल्यूज, ठीक है, कौन कौन सी बेस वैल्यूज नोन होती हैं अक्सर? एक तो एस बेस और एक वी बेस। ठीक है, एपरेंट पावर का बेस और दूसरा वोल्टेज का बेस। कैसे? जैसे मान लो कोई जनरेटर है तो वो बोल देगा अब 11 kV 100 MVA जनरेटर,
तो उसने तुम्हें 100 MVA में एपरेंट पावर की रेटिंग दे दी, 11 kV में वोल्टेज की रेटिंग दे दी। अब बात है कि बाकी दोनों क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होंगी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेना सिंगल फेज सिस्टम। पहले बात करें सिंगल फेज सिस्टम के बारे में, ठीक है, उसके बाद 3 फेज पे जाएंगे। पहला लिखना सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मशीन कवर कर रहे हो तो नेटवर्क का 3 फेज सिस्टम आपको क्लियर है, यानी कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ये सब चीजें आप जानते हो, ठीक है, तो वो सारा मैं रिविजिट नहीं कराऊंगा। अब पहले हम बात कर रहे हैं भाई सिंगल फेज सिस्टम की। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं बेस वैल्यूज के बारे में। तो मुझे क्या पता है सिंगल फेज सिस्टम के अंदर भी नोन क्या है कि वोल्टेज का बेस कितना होगा और एपरेंट पावर का बेस कितना होगा। बची दो वैल्यूज आई बेस और जेड बेस। अब सिंगल फेज में एस क्या होता है, V इंटू आई। और देखो ये जो वोल्टेज बेस की बात करें ना, ये सब आरएमएस में चल रहा है। अब ऐसा मत सोचना एसी में पीक ले रहे हैं आरएमएस। जब मशीन पावर सिस्टम की बात आएगी तो वोल्टेज और करंट हमेशा आरएमएस में चलेंगे। अब ये एस होता है अगर वी आई, तो एस बेस क्या हुआ, वी बेस इंटू आई बेस। तो यहां से मुझे आई बेस मिल गया ना, ये हो गया अपना एस बेस अपॉन वी बेस। अब बचा क्या, इंपिडेंस। इंपिडेंस सिंपली होता है वोल्टेज बाय करंट, इसीलिए हम लिख देंगे Z बेस इज V बेस ओवर I बेस। I बेस को लिखोगे S बेस अपॉन V बेस, तो ये हो गया हमारा Z बेस, ठीक है। तो चारों क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, वोल्टेज, पावर, करंट और इंपिडेंस। अब देखो क्या होता है अगर वोल्टेज इन पीयू लिखना है, जैसा मैंने बोला V एंगल डेल्टा ओवर V बेस। अब ये जो V बेस है ना, ये सिर्फ एक नंबर है, ये मत सोचना इसका कोई एंगल भी है। बेस वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, ये वाला भी पॉइंट लिख लेना भले ही, बेस वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। तो I पर यूनिट में कैसे लिखोगे, I एंगल फाई अपॉन I बेस, यानी I बाय I बेस एंगल फाई। एस पी यू में कैसे लिखोगे, P प्लस जे क्यू ओवर एस बेस, यानी P बाय एस बेस प्लस जे क्यू बाय एस बेस। ऐसे इंपिडेंस पीयू में कैसे लिखोगे, R प्लस जे एक्स ओवर जेड बेस, यानी R बाय जेड बेस प्लस जे एक्स बाय जेड बेस। अब देखो यहां से समझने वाली बात क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का बेस सेम है। P और Q दोनों के लिए बेस क्या है S, R और X दोनों के लिए बेस क्या है Z। अब ऐसी गलती कभी मत कर देना, मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, 11 kV 200 MVA ऑल्टरनेटर 0.9 पावर फैक्टर। अब तुम ऐसा मत करना, जो 200 MVA है वो तो है बेस, 0.9 के हिसाब से P और Q का बेस निकालना है, ऐसा मत करना। जो भी एपरेंट पावर है वही बेस होगा P और Q का। P और Q के लिए अलग अलग बेस नहीं डिफाइन करते, ठीक है। तो अलग एक पॉइंट लिखो, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ क्वांटिटी, the real and imaginary parts of a quantity always have the same base, always have the same base
and also and also base value of s and z are independent of power factor. S and z are independent of power factor. ठीक है। अब देखो थ्री फेज में जब जाते हैं तो यही चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? क्योंकि वहां दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में बात होने लगेगी, लाइन और फेज। फिर चाहे करंट हो या वोल्टेज, वोल्टेज में भी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज होगी, करंट में भी लाइन करंट और फेज करंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थ्री फेज सिस्टम। अब ये थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, अगर नॉन बेस की बात करें, एस बेस होगा, लेकिन ये पूरी थ्री फेज की पावर होगी। ये मत सोचना ये हर फेज की इंडिविजुअल पावर है, टोटल तीनों फेज की मिला के पावर है। और ऐसे ही वी बेस, ये जो वी बेस होता है ना, ये लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होती है। हमेशा ध्यान रखना एक पॉइंट कि जब कभी थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे तो जब तक वोल्टेज के साथ कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, हमेशा उसे माना जाएगा लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। इन थ्री फेज सिस्टम, if three phase system, if nothing is specified in three phase system, if nothing is specified, we assume each voltage as line to line RMS voltage, each voltage as line to line RMS वोल्टेज। ठीक है, इतना हमें गिवन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करते हैं, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो स्टार कनेक्शन, एक डेल्टा कनेक्शन। तो पहले भाई मैं स्टार कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो करंट का बेस चाहिए और दूसरा हमें चाहिए इंपेडेंस का बेस। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेज वोल्टेज के बेस की, हमेशा ये ध्यान रखना थ्री फेज सिस्टम में लाइन और फेज दोनों क्वांटिटीज का बेस अलग अलग होता है। तो स्टार में फेज वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है लाइन बाय √3, लाइन का बेस है वी बेस अपॉन √3। ठीक है, तो ये आ गया फेज वोल्टेज का बेस। अब क्या होता है, करंट का बेस चाहिए, सपोज मुझे लाइन करंट बेस IL बेस। अब थ्री फेज की जो एपरेंट पावर होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, 3 VPH IPH या √3 VL IL। तो √3 VL IL अगर लगाओगे तो थ्री फेज की पावर का बेस है S बेस और VL की वैल्यू है V बेस। ठीक है, तो S बेस बाय √3 V बेस। तो मैंने क्या किया, √3 VL IL इक्वल टू S, और इसी को I बेस मैंने बोल दिया। अब इसके बाद बात है, अगर फेज करंट के बेस की बात करें, हम ये जानते हैं स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम रहते हैं, इसीलिए ये भी I बेस होगा। अब क्या बचा, इंपेडेंस बचा। अब हमेशा ये ध्यान रखना, इंपेडेंस होती है पर फेज में, इंपेडेंस कभी लाइन टू लाइन नहीं होती।
इसीलिए जब करंट वोल्टेज और करंट का रेशियो लोगे तो कौन सी वैल्यूज लोगे? फेज वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे ना जेड बेस के साथ एक पॉइंट लिख भी लेना, impedance is always defined, impedance is always defined on per phase basis, on per phase basis, so we take the ratio of, so we take the ratio of phase voltage and phase current, phase voltage and phase current। VPH बेस है V बेस बाय √3, IPH बेस है I बेस। अब I बेस की अगर वैल्यू डाल दी जाए क्या होगी? S बेस बाय √3 V बेस। √3 से √3 कट गया, V बेस स्क्वायर बाय S बेस। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना Z बेस। ये बात क्लियर है? तो देखो Z बेस का जो फॉर्मूला आ रहा है वही तो सिंगल फेज में भी आया था। अब देखो इसके बाद कन्वर्ट कैसे करोगे कोई क्वांटिटी? मान लो VPH इन PU मुझे चाहिए, तो क्या लिखोगे? VPH अपॉन VPH का बेस, तो क्या हो जाएगा? ये हुआ √3 VPH अपॉन V बेस। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एंगल डेल्टा भूल जाओ। √3 VPH क्या हुआ? लाइन टू लाइन वोल्टेज बाय V बेस। अब V बेस किसका बेस था? V बेस था लाइन टू लाइन वोल्टेज का बेस। अब ऊपर आ रही है लाइन टू लाइन वोल्टेज, नीचे आ रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज का बेस, तो ये हो गया VL इन PU। अब देखो इससे क्या समझे कि फेज और लाइन वोल्टेज जब PU में चली जाती हैं तो वो सेम हो जाती हैं, जबकि एक्चुअल सिस्टम में फेज और लाइन वोल्टेज में √3 का रेशो बनता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज हमें मिलता है जब हम पर यूनिट सिस्टम के अंदर जाते हैं, कि जैसे ही PU में जाते हैं ये √3 वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिखना। इन थ्री फेज सिस्टम, in three-phase system, the per unit value, in three-phase system, the per unit value of phase and line voltage, the per unit value of phase and line voltage are equal, and there is no factor of √3, and there is no factor of √3। ठीक है, अब ऐसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं पावर का। बात समझना, यहां पर एपरेंट पावर होगी ठीक है, अगर इसको PU में ले जाना है तो इसको बेस से डिवाइड करोगे, S बेस कितना है हमारा? अभी मैंने लिखा था √3 V बेस I बेस। ठीक है, यहां से देख लो ना, √3 V बेस I बेस कितना है? S बेस। √3 से √3 कटा, VL बाय V बेस, ये हो गया VL इन PU, IL बाय I बेस, IL इन PU। और मैंने बताया लाइन और फेस का पर यूनिट वैल्यू सेम होता है, यानी देखो पावर में से भी √3 या 3 का फैक्टर हट जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले। इसके बाद ये पॉइंट लिखना, इन थ्री फेज पावर इन PU, in three phase power in PU, there is no factor of
there is no factor of √3 or 3, there is no factor of √3 or 3, and hence we can say per unit system, hence we can say per unit system is independent of, per unit system is independent of number of phases, is independent of number of phases. तो यहां से रिलेशन क्या मिला, SPU इज VPU इंटू IPU, जिसका मतलब रियल पावर हो गई VPU IPU cos phi और रिएक्टिव पावर हो गई VPU IPU sin phi। ठीक है, अब मैं फेज और लाइन क्यों नहीं लिखा V और I के साथ, क्योंकि मुझे पता है पर यूनिट वैल्यू फेज और लाइन की सेम होती है, तो इसलिए मैं सिंपली लिख दिया हूं VPU और IPU। अब देखो, कभी भी पर यूनिट क्वांटिटी से वापस एक्चुअल में आना है, तो एक्चुअल से PU में कैसे आए थे, बाय डिवाइडिंग बाय बेस। तो PU से एक्चुअल कैसे जाओगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय बेस। तो बेस से मल्टीप्लाई करना, अब मान लो फेज वोल्टेज निकाल रहे हो तो फेज के बेस से मल्टीप्लाई करोगे, लाइन निकाल रहे हो तो लाइन के बेस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो क्वांटिटी निकाली जा रही है उसी के बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अलग एक पॉइंट लिखो, while computing actual value from per unit value, actual value from per unit value, we multiply it by base value, we multiply it by base value of respective quantity, of respective quantity। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कभी पर यूनिट सिस्टम का यूज करोगे। अब देखो, थ्री फेज में याद रखने वाली बातें क्या क्या है। पहली बात कि लाइन और फेज दोनों का बेस अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। बेस अलग अलग डिफाइन करके फायदा ये होता है दोनों की पर यूनिट वैल्यू सेम आती है। पर यूनिट वैल्यू सेम आने से फायदा क्या होता है कि थ्री फेज सिस्टम में जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं कि कहीं √3 भूल गए, कहीं 3 भूल गए, वो सारे फैक्टर पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो दूसरा केस लेते हैं इसका, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले फेज वोल्टेज बेस। अब डेल्टा में मुझे पता है कि फेज और लाइन सेम होते हैं, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, तो ये हो गया V बेस के बराबर। ठीक है, जो लाइन टू लाइन का बेस है वही बेस किस में चलेगा, फेज वोल्टेज में, बिकॉज इन डेल्टा कनेक्शन फेज एंड लाइन वोल्टेज आर सेम। तो भले ही ना एक बॉक्स बना के पॉइंट टू रिमेंबर बना के लिख भी सकते हो, इन स्टार कनेक्शन line voltage is √3 times, in star connection line voltage is √3 times phase voltage, but line current equal to phase current, next point, in delta connection line voltage equal to phase voltage, in delta connection line voltage equal to phase voltage, but line current equal to √3 times phase current, ठीक है।
इतना आया। अब अगले पे चलते हैं, पहले लाइन करंट का बेस। अब हमें क्या पता है, देखो S होता है √3 VL/IL, एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो बेस में मैंने सभी क्वांटिटीज का बेस ले लिया, तो यहां से IL बेस कितना आया, S बेस बाय √3 V बेस, और इसी को हमने बोल दिया I बेस। अब इसके बाद अगला हमें चाहिए फेज करंट बेस। अभी मैंने लिखवाया कि डेल्टा में लाइन करंट √3 टाइम्स फेज करंट होता है, तो फेज करंट कितना होगा, लाइन करंट बाय √3, यानी I बेस बाय √3। और लास्ट क्या बचा भाई, Z बेस। मैंने बताया था इंपेडेंस हमेशा पर फेज होती है, इसीलिए यहां क्या लिखोगे, VPH बेस ओवर IPH बेस। अब VPH बेस अभी मैंने लिखा था V बेस ही है, IPH बेस कितना है, I बेस बाय √3 V बेस ओवर I बेस। अब I बेस की वैल्यू अगर डालते हो S बेस बाय √3 V बेस, तो नीचे मैंने लिखा S बेस बाय √3 V बेस। ये √3 ऊपर गया तो ये बन गया 3, V बेस ऊपर गया तो V बेस का स्क्वायर ओवर S बेस। अब देखो यहां इंपेडेंस के बेस का वैल्यू चेंज हो गया, पहले सिंगल फेज में आया था V बेस का स्क्वायर बाय S बेस, स्टार में भी आया V बेस का स्क्वायर बाय S बेस, बट डेल्टा में आया 3 टाइम्स। और देखो ये बात हम पहले से भी जानते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन जब नेटवर्क में पढ़ते हैं, Z डेल्टा इज Z स्टार इंटू 3, ठीक है। तो ये वही फैक्टर 3 का आ गया। तो ये ध्यान रखना, डेल्टा कनेक्शन में बाकी सब कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट जो इंपेडेंस का बेस लेंगे ना वो 3 टाइम्स आता है, यानी 3V बेस स्क्वायर बाय S बेस। ये बात मेरी क्लियर हुई, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि पर यूनिट वैल्यू सेम आती है लाइन और फेस की, और पावर में 3 या √3 का फैक्टर नहीं आता, वो डेल्टा के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब देखो 3 फेज में क्या क्या चीजें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, लाइन और फेस दोनों का बेस अलग अलग है, लाइन और फेस दोनों की पर यूनिट वैल्यू सेम है, एपरेंट पावर में ना तो कोई √3 ना ही कोई 3 का फैक्टर आने वाला है। अगला पॉइंट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों का बेस हमेशा सेम होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए। और ये Z बेस डेल्टा अलग से याद रखना कि एक 3 का फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक हमने ये देखा है कि बेस वैल्यूज कैसे डिफाइन की जाएंगी किसी भी सिस्टम के लिए। अब कई बार क्या होता है, देखो जब खासकर पावर सिस्टम की बात होती है, तो पावर सिस्टम में ना मल्टीपल कंपोनेंट जोड़े जाते हैं, जैसे एक ऑल्टरनेटर आ गया, एक ट्रांसफॉर्मर आ गया, ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन आ गई। जब इस तरह के मल्टीपल कंपोनेंट जोड़े जाते हैं तो सभी की रेटिंग तो अलग अलग होगी, और अभी हमने बोला कि रेटिंग ही क्या होती है, बेस। तब वहां दिक्कत आने लगती है कि बेस क्या लिया जाए, क्योंकि सबकी रेटिंग डिफरेंट है। तो इसमें लिखना, इन अ पावर सिस्टम, in a power system, multiple components are connected together. In a power system, multiple components are connected together, each having a different rating, each having a different rating. So
So we need to choose a universal base. We need to choose a universal base, and hence base of all machine, and hence base of all machine needs to be changed to universal base, needs to be changed to universal base. इस बात का मतलब समझो, पावर सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते कि जनरेटर का बेस अलग मान लें, ट्रांसमिशन लाइन का अलग, ट्रांसफॉर्मर का अलग। अगर तुम क्वांटिटीज को डिवाइड करने वाले हो तो सभी क्वांटिटीज को सेम फैक्टर से डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि जनरेटर की वोल्टेज को 11 केवी से डिवाइड कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज को 12 केवी से डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं चलता है। तो सबके लिए बेस क्या रखना है? सेम। अब सबकी रेटिंग अलग अलग है बट बेस होना चाहिए सेम। तो पहले सभी के लिए कॉमन बेस डिफाइन करो और फिर सब क्वांटिटीज उस कॉमन बेस पे डिफाइन करो। अगला पॉइंट लिखना, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस वैल्यू, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस वैल्यू, but per unit value depends on choice of the base. Per unit value depends on choice of the base. So when base is changed, actual value remains unaffected, but per unit value changes. Actual value remains unaffected but per unit value changes. मतलब क्या हुआ, अगर कोई वोल्टेज 11 केवी है तो बेस कितना भी ले लो ये 11 केवी ही रहेगी। लेकिन अगर बेस 11 केवी लोगे तो 11 केवी बाय 11 केवी पर यूनिट में बना 1, और बेस अगर 22 केवी लेते 11 बाय 22 पर यूनिट में बना 0.5। यानी पर यूनिट वैल्यू डिपेंड करती है बेस कितना लेते हो, बट एक्चुअल वैल्यू कभी भी बेस पे डिपेंड नहीं करती। पर यूनिट वैल्यू तुमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन किया है। पर यूनिट वैल्यू ऐसा मत सोचो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। प्रैक्टिकली वोल्टेज 11 केवी है, अब उसको डिवाइड किस फैक्टर से करना है वो तुम्हारी मर्जी है। तो तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए जिस फैक्टर से डिवाइड करोगे उसी अकॉर्डिंगली उसकी पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना चेंज ऑफ बेस। जो मैं अभी सारी बात कर रहा हूं कि पावर सिस्टम के अंदर एक कॉमन बेस डिफाइन करना पड़ता है, तो सबका बेस चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ बेस ना मेनली इंपीडेंस के लिए देखा जाता है। अब मान लो एक्चुअल वैल्यू है इंपीडेंस की Z ओम। अब कोई पुराना बेस था तो ZPU ओल्ड कितना होगा? ठीक है, और ZPU न्यू कितना होगा अगर किसी नए बेस पे ले जा रहे हो? तो मैंने बोला एक्चुअल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस चेंज क्या हो जाएगा? PU वैल्यू। अब अगर मैं कहूं कि ZPU न्यू मुझे चाहिए ZPU ओल्ड की टर्म्स में, उसके लिए ना Z ओम यहां से डाल दो। Z ओम कितना होगा? ZPU ओल्ड इंटू Z बेस ओल्ड, ZPU ओल्ड इंटू Z बेस ओल्ड, ये हो गया Z ओम अपॉन Z बेस न्यू। यानी दोनों बेस इंपीडेंस का रेशो आ जाएगा। अब देखो जब रेशो लोगे तो कनेक्शन चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा, स्टार होगा तो V बेस स्क्वायर बाय S बेस, डेल्टा हुआ तो 3V बेस स्क्वायर बाय S बेस।
लेकिन रेशो में तो 3 का फैक्टर कट जाएगा ना, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, देखो V old स्क्वायर बाय S old अपॉन V new स्क्वायर बाय S new। 3 होता तो 3 से 3 कट जाता। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, Z PU old इंटू V old बाय V new का होल स्क्वायर इंटू S new बाय S old। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैं कह दूं कि पर यूनिट इंपेडेंस है 0.5 pu ऑन अ बेस ऑफ 11 kV 100 MVA। अब मैं कहता हूं नए बेस पे बताओ 22 kV और 50 MVA पे, तो 22 kV नई वोल्टेज है, 50 MVA नया पावर है, 11 kV पुरानी वोल्टेज है, 100 MVA पुराना बेस है। ठीक है, तो जिस पे गिवन होगी वैल्यू दैट इज ऑलवेज ओल्ड, जिस पे निकालनी है दैट इज ऑलवेज न्यू। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, द ओरिजिनल पर यूनिट वैल्यू, द ओरिजिनल पर यूनिट वैल्यू is given on old base, the original per unit value is given on old base and the base on which pu value is to be calculated, base on which pu value is to be calculated is called new base। pu value is to be calculated is called new base। ठीक है, जिस पे निकालनी है वो नया और जिस पे गिवन है वो पुराना। ठीक है भाई, आगे चलें। तो कुछ एक क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि ये पर यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वोल्टेजेस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वोल्टेजेस इन PU on a base of 400 kV, in PU on a base of 400 kV। पहला 420 kV फर्स्ट पार्ट, 420 kV सेकंड 395 kV, फर्स्ट 420 kV सेकंड 395 kV। ठीक है, अब एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वोल्टेज थी 420 kV और बेस बताया 400, तो PU क्या होता है, एक्चुअल बाय बेस, तो 1.05 PU। दूसरा है 395 kV, इसको भी 400 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ रहा है भाई, ये आना चाहिए तुम्हारा 0.9875 PU। ठीक है, सिंपल है, किसी भी वोल्टेज को PU में ले जाना है, क्या करो, बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। बेस वैल्यू अक्सर हमारी क्या होती है, रेटेड वैल्यू, अदरवाइज बेस वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। अ ट्रांसमिशन लाइन is represented by a transmission line is represented by a series impedance of 6 plus j 8t, ऐसे बोर्ड से लिख लेना, 6 plus j 8t ओम पर फेज, find its per unit value on a base of 132 kV, on a base of 132 kV and 10 MVA, 132 kV and 10 MVA। तो अगेन देखो, एक बार वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये इंपेडेंस ओम्स में गिवन है,
ठीक है। अब देखो जो पावर सिस्टम में एक रूल पढ़ोगे कि जब कभी ट्रांसमिशन लाइन हो इसको हमेशा स्टार कनेक्शन की तरह ट्रीट करना। अब इंपेडेंस जब ओम्स में गिवन है तो पीयू में कैसे आओगे, बेस से डिवाइड करके। स्टार कनेक्शन में जेड बेस क्या होता है, वी बेस स्क्वायर ओवर एस बेस। वोल्टेज बताइए 132 केवी, केवी की वजह से 10 की पावर 6 ओवर 10 MVA, मेगा की वजह से 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब जेड पी यू क्या हो जाएगा, 6 + J80 तो ये बनेगा, अगर डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज से छोटी वैल्यूज पे आ जा रहे हैं बाय मींस ऑफ पीयू। ठीक है, तो ये बेसिक पर यूनिट सिस्टम का हमारा रोल होता है या यही उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे मशीन्स में आगे बढ़ेंगे ना तो ये सिस्टम तुम्हारा और वेल वर्स्ड हो जाएगा और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। और सबसे पहले इसका यूज हम ट्रांसफार्मर के अंदर ही देखेंगे, तब मैं पर यूनिट सिस्टम के बारे में आगे की बातें बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में पीयू का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा ट्रांसफार्मर के अंदर, बट जितना बेसिक कंसेप्ट हमें मशीन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है तो उतना हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे जिस जिस बेसिक की जरूरत पड़ेगी वो हम आगे ही कवर करेंगे, बट इतनी जनरल चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सब चीजें पता हैं तो आगे जब कभी मैं इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लूंगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो फिर हम आगे अपना मशीन का बेसिक स्टडी स्टार्ट करेंगे, सभी चैप्टर्स या सभी मशीन्स 1 बाय 1 डील करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।